चलिए शुरू करें। तो अभी जो हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा है पूरा, है ना, और चूंकि नर्वस सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का और एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है वो सारी चीजें किसके थ्रू होती हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होती हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमारी हार्ट बीट हो, रेस्पिरेशन हो, इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस भी बहुत सारी होंगी क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण काम करता है। तो इसलिए आज मैंने डिजीज नहीं लिया है क्योंकि इसमें भी 2 पीरियड करीब लग जाएंगे इसकी बीमारियों को लेने में, तो हम ये नेक्स्ट इसमें लेंगे। तो आज इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप कर सकते हैं। तो जिनके भी क्वेश्चन है वो अपने आप को अनम्यूट करें और फिर क्वेश्चन करें, एक एक करके करें तो बेस्ट होगा। मुझे एक चीज पूछनी थी कि जो ये पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक सिस्टम जो ये है हमारा, तो इसमें कायोस्फीयर का क्या रोल रहता है, कायोस्फीयर का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जो ये सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे दोनों नॉस्ट्रिल से रिलेटेड होता है। जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल होता है और राइट नॉस्ट्रिल, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और राइट नॉस्ट्रिल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। और जब हम कायोत्सर्ग करते हैं तो मोस्टली हम इन्हीं नॉस्ट्रिल्स को यूज करते हैं। तो ऐसा बोलते हैं ना कि एक हमारा जो लेफ्ट है वो ईड़ा है और राइट है जो पिंगुला है। तो ये जो नॉस्ट्रिल को दोनों को जब हम बैलेंस करते हैं तो दोनों नॉस्ट्रिल के बैलेंस होने से हमारे ये दोनों सिस्टम भी बैलेंस होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और हमारी हेल्थ का राज ही यही होता है कि ये दोनों सिस्टम बैलेंस रहें। यदि कोई भी ओवर एक्टिव होगा या एक्टिव नहीं होगा तो दोनों कंडीशंस में हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हमारे ये दोनों सिस्टम जो हैं वो पूरी तरह से बैलेंस रहें। तो इसमें जैसे कई बार होता है ना कि हम प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम में भी हम यही काम करते हैं कि अपने ये दोनों सिस्टम्स को बैलेंस करते हैं। फिर जब सेकेंड ईयर के कोर्स में है एक स्वर विज्ञान करके, तो वो जब सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें फिर वो देखेंगे कि स्वर विज्ञान मतलब होता है, स्वर मतलब हमारे नॉस्ट्रिल, तो जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो लेफ्ट स्वर हो जाता है और जो राइट नॉस्ट्रिल है वो राइट स्वर हो जाता है। और इनका भी एक अपना बहुत बड़ा साइंस होता है। आप फील करिएगा हमेशा आपके दोनों नॉस्ट्रिल जो है वो एक्टिवेट नहीं होते हैं, एक एक्टिवेट होता है एक थोड़ा पैसिव होता है। तो जब कभी भी आप प्राणायाम करते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, तो एक नॉस्ट्रिल से तो आपकी बहुत स्मूथ इनहेल या एक्सेल जो भी आप कर रहे हैं वो होगा, और दूसरे से आपको थोड़ा एफर्टफुली करना पड़ेगा। और ये जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं ये टाइम टू टाइम चेंज होते जाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि लगभग एक पहर 40 मिनट में लगभग ये नॉस्ट्रिल्स अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जैसे अगर 40 मिनट लेफ्ट एक्टिवेट है तो 40 मिनट राइट होगा। और जब हम जो हमारे फोर फादर्स थे, जब पूरा कृषि पर डिपेंड था हमारा भारत, उस समय पर क्या मैकेनिज्म था कि जब हम सो के उठते थे सुबह तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होता था। लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है वो राइट हेमिस्फीयर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जितनी भी ऐसी चीजें हैं कि जो मानसिक रूप से करना चाहिए, जिनमें ब्रेन का ज्यादा यूज होता है, वो सारी चीजें हम सुबह करते हैं क्योंकि सुबह हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होता है। और जब राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होता है तो हमारी फिजिकल एनर्जी बढ़ जाती है। लेफ्ट में मेंटल एनर्जी बढ़ी हुई होती है, राइट में फिजिकल। तो जब फिजिकल एनर्जी हमारी बढ़ जाती है
तो उस समय फिर हमको जितने भी फिजिकल वर्क होते हैं वो करने रहते हैं। तो मोस्टली जैसे डाइजेशन है, फिजिकल आपको हार्ड वर्क करना है, तो वो सारी चीजें उस समय करनी चाहिए जब राइट नोस्ट्रल एक्टिवेट होता है। तो पहले के लोग इसी पैटर्न पर चलते थे और इसी पैटर्न से वो अपने कामों को करते थे। तो सुबह के समय पूजा पाठ, पढ़ना लिखना, ये सारी एक्टिविटी होती थी। बाद में दोपहर में खेत में या जहाँ भी वो काम करते हैं वहाँ पर हार्ड वर्क होता था। शाम को फिर नॉस्ट्रल चेंज हो जाते थे, तो एक रेस्टिंग पोजीशन वाले काम होते थे। इसीलिए वो संध्या पूजन, संध्या वंदन या शाम की आरती, वो सारे प्रोसेस होते थे। तो इस तरह से ये एक पूरा साइंस है जो मतलब बहुत डेवलप है, और वो एक टोटली पूरा अलग साइंस है। लेकिन चूंकि नॉस्ट्रल प्राणायाम से ही जुड़े हैं, है ना, तो इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि स्वर विज्ञान और प्राणायाम अलग अलग हैं। दोनों है अलग, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं, क्योंकि दोनों चीजें लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल से रिलेटेड है। तो जब भी हम प्राणायाम करेंगे तो हमारा स्वर विज्ञान भी इफेक्टेड होगा। स्वर विज्ञान मतलब हमारा सिंपैथेटिक और नर्वस सिस्टम जो है वो इफेक्टिव, उस पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ठीक है। इसीलिए ही कहा जाता है कि रात को सोने से पहले आपको, जस्ट सोने से पहले एकदम ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम एनर्जीज बहुत हाई हो जाती हैं। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना कहीं, बल्कि मैंने ये सुना है कि सोने के पहले जरूर करना चाहिए मेडिटेशन। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, और आप जो पॉजिटिव थॉट लेके चलते हैं ना, क्योंकि सी क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो तो थक जाता है, सो जाता है, लेकिन हमारा माइंड एक्टिवेट होता है। माइंड मतलब कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो सोते समय चूंकि हमारा माइंड रिलैक्स्ड होता है तो कॉन्शियस माइंड भी कम एक्टिवेट होता है, लेकिन सबकॉन्शियस हायर होता है। हायर इसलिए भी होता है क्योंकि सोते समय ही वो पूरी हमारी बॉडी की हीलिंग प्रोसेस करता है। क्योंकि ये हीलिंग करना, रिपेयर करना, ये सारा मैम काम किस जैसे पर है? गुरु महाराज जैसे कि मतलब कि नाद करके सोने बोलते हैं 11 टाइम्स, तो वो भी नाद भी तो ध्यान पूर्वक ही अपन वो भी करते हैं, ध्यान ओम को है। यहाँ हाँ, ध्यान कर। हाँ, तो वो ध्यान ही हो गया एक तरह से। तो वो गुरु भी महाराज ध्यान तो है। कहते हैं कि नाद करके सोइए। हाँ। हाँ, तो उस समय क्या होता है कि चूंकि हमारा सबकॉन्शियस एक्टिवेट है, अब हमारा हमको खुद नहीं मालूम होता कि हमें कब नींद आने वाली है ना। वो लास्ट थॉट हमारा कौन सा होगा जिसके बाद नींद आ जाएगी। सपोज लास्ट थॉट हमारा ये था कि आज हमने बहुत मेहनत की है, हम बहुत थक गए हैं, कल पक्का बीमार पड़ेंगे, बॉडी पेन होगा या फीवर आ जाएगा। तो क्या होगा कि मान लीजिए आपका लास्ट थॉट था, और आप उसके बाद मान लीजिए 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे की आपने नींद ली। तो वो जो ड्यूरेशन था 6 से 8 घंटे का, उसमें सबकॉन्शियस को क्या करना था कि आपकी बॉडी को रिपेयर करना था। बट चूंकि आपका लास्ट थॉट ये था कि कल ऐसा होगा, तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी को डैमेज करेगा, उतनी उसमें टूट फूट करेगा कि कल आपको वो सिम्टम्स क्रिएट हो जाएं, क्योंकि आपने वो ऑर्डर दिया है। तो इस कारण से ऐसा बोलते हैं कि रात में सोते समय या तो कोई मंत्र पढ़ें या भगवान का नाम लें या ध्यान करें, तो आपका जो लास्ट थॉट हो वो पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव ना हो। और वो पॉजिटिव रहेगा तो अगले 6 से 8 घंटे जितने समय भी आप सोने वाले वो पॉजिटिव ही रहेंगे। हाँ, मैम प्राची जब जी। रात को नींद नहीं आती तो जब रात को नींद ना आए तो सब बोल देते हैं कि आप नमो गारमन की जाप कर लीजिए और जाप करते करते आपको नींद आ जाएगी। मतलब ये भी एक लॉजिक यही रहा। हाँ, देखिए जब आपको, कॉन्शियस माइंड। खासकर आप देखिए जब आपको नींद नहीं आती है, वो भी अगर थोड़ा सा लेट नाइट आप जाए, मतलब 12 के बाद वाला पोर्शन, तो आप देखिए आपको दुनिया भर के सारे नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर घूमेंगे, उस समय पॉजिटिव नहीं घूमेंगे। तो इसीलिए उसको देखिए, पहले क्या होता था, जो ऋषि मुनि होते थे, आध्यात्मिक गुरु जिनको हम कहते हैं, है ना, वही साइंटिस्ट होते थे बहुत पहले हम जाएं तो, है ना। अब क्या होता था कि जो जनरल पब्लिक है वो सब तो पढ़े लिखे नहीं है ना। जैसे आज आप लोग योग पढ़ रहे हैं, मैं आपको पंचकोश बोलूंगी या कुछ ही बोलूंगी तो आप अंडरस्टैंड करेंगे उस चीज को, लेकिन हर व्यक्ति तो नहीं करेगा। तो क्या करते थे कि वो ऐसी चीजों को कोई रिचुअल से जोड़ देते थे।
कि जिससे एक जो सर्वसाधारण व्यक्ति है ना, जो साधारण जनता है, वो उसको उस वे में कर पाए। तो उन्होंने ये पता लगाया कि रात में सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है और उससे ये लॉसेस होते हैं। तो उन्होंने उसको इससे जोड़ दिया कि भाई आप भगवान का नाम लेते हुए सोइए, मंत्र पढ़ते हुए सोइए। तो ये सारी चीजें तो पॉजिटिव है ना। अगर आप कोई भी मंत्र पढ़ रहे हैं, नाद कर रहे हैं, तो क्या आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस को जनरेट कर रहे हैं अपने आसपास। तो चूंकि वो उतना डिटेल सबको नहीं समझा सकते थे, तो उन्होंने उसको एक रिचुअल से जोड़ दिया। तो इस तरह से वो उसको आगे बढ़ाते थे। मुझे आप लोग 2 मिनट देंगे, आप लोग आपस में डिस्कशन करिए। मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, प्लीज आप लोग आपस में करिए जब तक डिस्कशन। सबकॉन्शियस माइंड और पैरासिम्पैथेटिक एक को कंपेयर कर सकते हैं कि एक जैसे ही होते हैं फिर भी? दीजिए रिप्लाई, जिसको भी जो समझ में आता है वो दीजिए। मुझे लगता है कि जानना है। सबकॉन्शियस माइंड तो वो माइंड हो गया ना, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक तो नर्वस सिस्टम हो गए, जो मतलब आपस में एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं। लाइक तो जो माइंड है उसका जो एक होता है ना कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस माइंड। तो वो ही जब बैलेंस होता है तो ऑब्वियसली वो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। कई बार होता है ना, हम एग्जाम के फियर में हमारा कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिवेट हो जाता है कि सबकॉन्शियस को हम बिल्कुल सप्रेस कर देते हैं। तो और फिर जब हमारे एग्जाम ऊपर हो जाता है, हमें अचानक वो आंसर याद आ जाता है। उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। तो ये सब सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। मुझे तो अभी इतना ही समझ आया, बाकी मैम बता देंगी। सोनिया जी या संगीता, किसी के भी पास अगर वो प्लेक्सिस के नोट्स हो कि कौन से नर्व्स मिलके प्लेक्सिस बनाते हैं, तो वो प्लीज मेरे साथ शेयर करिएगा ना। संगीता, किसी ने एमएससी योगा फर्स्ट डे में लिम्फोसाइट्स के लिम्फ सिस्टम के नोट्स बनाए हो तो प्लीज शेयर करिए ना, कैसे बनाने हैं उसके नोट्स। क्योंकि मैडम को जो वीडियोस में डिस्क्राइब में समझ भी नहीं आ रहा, उसको स्टार्टिंग में लिखें, कहाँ से स्टार्ट करें। उसके लिए आप बुक की हेल्प लीजिए, कोई भी सीबीएसई की जो बुक है ना, उसकी आप हेल्प लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से लिखना है। थैंक यू मैम। मैम एक चीज पूछनी थी कि जैसे रात को सोते समय कई बार नींद नहीं आती है, तो आप जैसे मेरे हस्बैंड को अक्सर है कि अगर वो रात को एक बार नींद खुल गई तो वो टीवी ऑन करके फिर वो देखते देखते वो सो जाते हैं, लेकिन उनको मतलब उसी से ठीक लगता है, अदरवाइज फिर नींद नहीं आती है। तो मतलब इसके लिए और कोई रेमेडी भी हो सकती है? देखिए, हमारे योग में एक मुद्रा बोली जाती है जिसको हम ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा बोलते हैं। वो क्या होती है कि हमारी जो इंडेक्स फिंगर होता है, इसको थंब से टच करें। ये हम लोग सभी यूज करते हैं, ठीक है। ये इंसोमिया के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट मुद्रा मानी जाती है। इंसोमिया का ट्रीटमेंट क्या होता है? इंसोमिया मतलब जिनको नींद नहीं आती है, अनिद्रा की बीमारी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो योग के पार्ट में इसको हम स्लीपिंग पिल्स भी कहते हैं। तो अगर ये मुद्रा लगाकर हम सोएंगे, और ये आप छोड़ दीजिए कि कब नींद आएगी, कब ये खुल जाएगी, कोई बात नहीं है। तो इससे ये चूंकि हमारे ब्रेन के लिए है, ये ब्रेन को अल्फा और थीटा मोड में ले आती है। तो जैसे जैसे आपका ब्रेन शांत होगा तो ऑटोमेटिक नींद आएगी। क्योंकि नींद ना आने का कारण, एक सबसे बड़ा कारण होता है बहुत उथल पुथल होना। आप देखिए, जब आपको नेक्स्ट डे कोई जरूरी काम करने रहते हैं, ऐसे कि जिसमें आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप देखिए रात में आपको नींद बहुत जल्दी नहीं आती है, वो चीजें चलती रहती हैं दिमाग में, है ना। तो जब आप अपने ब्रेन को कूल डाउन नहीं कर पाते हैं, तो वो भी नींद ना आने की एक वजह होती है। और उसमें कई बार नींद आ भी जाती है, तो वो अपनी जो नींद के भी जैसे 5 स्टेप होते हैं, तो वो अपने फाइनल मोड तक नहीं जा पाती है। और कई बार होता है ना कि हमने सोया है, सब है, लेकिन हम फ्रेश नहीं महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अच्छे से नहीं सोए, या बार बार टूटती है नींद।
तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जितना ब्रेन आपका शांत रहेगा, है ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं योग में कि अपने बेडरूम के बाहर एक एक खूंटी लगा लें। तो जब फाइनली सोने के लिए अंदर घुसे तो जितने भी दिन भर के टेंशन है या कल होने वाले हैं उस खूंटी पे टांग के जाएं कि यहाँ हम छोड़ के जाते हैं, अब जब सुबह निकलेंगे तो फिर उसको फिर कैरी करेंगे कि अब आगे देखते हैं अब क्या करना है ना। तो नींद के लिए सबसे पहली चीज जरूरी है आपके मस्तिष्क का शांत होना। तो इसीलिए बोलते हैं मेडिटेशन में भी क्या होता है, आपका जो मस्तिष्क है वो शांत हो जाता है। तो नाद, मेडिटेशन, इनके बाद बहुत अच्छी नींद आती है, उसका रीजन यही है। कई लोग बोलते हैं गरम दूध, कुनकुना दूध पी के सो तो नींद बहुत अच्छी आती है। उसका रीजन क्या है कि जब हम दूध पीते हैं तो हमारे अंदर जो गुड हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट होने लगते हैं, और जब वो सीक्रेट होते हैं तो गुड हार्मोन्स होंगे, हमारा ब्रेन शांत हो जाएगा और हमको अच्छी नींद आ जाएगी। तो इस तरह से ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। कभी भी हमारी बॉडी में कुछ चीज हो रही है तो पहले उसको समझने की कोशिश करें कि हमारे आसपास क्या ऐसा चेंज हो रहा है या क्या चीजें हैं जो उसके लिए ट्रिगर पॉइंट बन रही है ना। जैसे अभी मोस्टली सभी लोग ऐसा करते हैं, अगर सपोज नींद नहीं आ रही है तो वो या तो मोबाइल ले लेंगे या टीवी ले लेंगे, है ना। बट आप सोचिए यदि सपोज आपको नींद नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आप आंख बंद करके लेटे रहें तो भी आपकी बॉडी तो रेस्टिंग पोजीशन में है ना। तो आपको भले ही नींद नहीं आ रही है लेकिन नींद का जो फर्स्ट स्टेप है कि आपकी बॉडी और ब्रेन का रेस्टिंग पोजीशन में होना, उसमें तो आप हो रहे हैं। तो सेकेंड डे जब आप उठेंगे तो आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। लेकिन जब आपने किसी और चीज का हेल्प ले लिया और इसमें रेस्टिंग में होने से क्या होगा कि मान लीजिए 1 घंटे बाद आपको नींद आ जाने वाली है, रेस्टिंग पोजीशन में धीरे धीरे बॉडी जा रही है और अब 1 घंटे बाद नींद आ जाएगी, लेकिन आपने कोई इक्विपमेंट ले लिया तो वो 2 घंटे बाद भी जब आप सोएंगे तो आधे घंटे बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में रहेगी, तब नींद आएगी। तो इन सारी चीजों को हमें देखना चाहिए कि क्या सिचुएशंस हैं और उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और उस हिसाब से हमें आगे अपने चीजों को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम मेरे को ना यहाँ मैम हैंड रेज दिख रहे हैं लेकिन नाम नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए प्लीज जिनके हैंड रेज हैं वो अनम्यूट करके और पूछ लें। ये पूछना चाह रही थी, जैसे सोने के समय नींद तो लग जाती है जल्दी। आवाज आ रही है आपको? जी हाँ बोले। हाँ, फिर क्या होता है अचानक से मालूम भी नहीं चलता, नींद में पर्सन उठ के बैठ जाता है और अपने हाथ पर ऐसे चलाता है जैसे उसको कुछ दिख रहा। तो ये किस वजह से होता है? कभी कभी हल्का हल्का याद रहता है। ये सारे ब्रेन के डिस्टरबेंस हैं, आपके नर्वस सिस्टम का रिलैक्स नहीं है जिसका भी है, और नर्वस सिस्टम रिलैक्स ना होने के कारण ये सारी चीजें होती हैं। जो एक कई लोग सोते में चलते हैं, ये भी आपने सुना होगा। ये सारी चीजें वही हैं कि उनका ब्रेन जो है वो पूरी तरह से रिलैक्स्ड नहीं हो पाता है। तो अपन उनको इसके लिए क्या सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, इनके लिए सबसे बेस्ट तो ये होता है कि पहले तो इनको आप डॉक्टर के पास ले जाएं और वो जो रिलैक्सेशन मेडिसिन देते हैं कुछ वो यूज करें, कुछ अपने एफर्ट यूज करें। उनको जो जो प्रॉब्लम है उसको देखते हुए उनके लिए एक मेडिटेशन डिजाइन करें। देखिए, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं तब करते हैं, वो मेडिटेशन नहीं होता। क्योंकि मेडिटेशन मतलब ये होता है कि हम लोग 24 घंटे मेडिटेशन में रहते हैं। यदि मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, या आप मेरे से पढ़ रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में देखिए कि यदि हम पूरे फोकस नहीं है, अवेयर नहीं है, तो शायद आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, मैं कुछ आंसर दूंगी और आप कुछ चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस समय भी हम एक मेडिटेशन मोड में ही हैं। एक डॉक्टर एक सर्जरी करता है तो वो उस समय भी मेडिटेशन मोड में रहता है। तो मेडिटेशन हम हमेशा 24 घंटे करते हैं।
बस डिपेंड जी होता है कि हमको कैसे उस मेडिटेशन को उस वे में ले जाना है कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, या जिसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके लिए बेनिफिशियल हो। क्योंकि जी जरूरी मैम। नहीं होता कि हर व्यक्ति को हम आंख बंद करा के ही मेडिटेशन करा पाए। कई बार कुछ ओके। ऐसे भी चैलेंजेस होते हैं कि व्यक्ति आंख बंद करना ही नहीं चाहता है, तो हम ओपन आईज रखते हुए करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो शांत बैठना नहीं चाहता, उसको बेचैनी लगने लगती है, तो उस कंडीशन में हम उसको मूवमेंट के साथ मेडिटेशन कराते हैं। तो वो बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग में तो वो जैसे हम एक यूज करते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, कैसे भी आपको उसको आगे पुश करना जी है। जी। फिर जब वो हाँ जी थोड़ा हाँ जी। आगे बढ़ गया तब हम उसको चेंज करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे जी हम उसको आगे की तरफ पुश करते हैं। जैसे बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है कि कोई यदि व्यक्ति बह रहा है और वो अपने आप को नहीं बदलना चाहता, तो बेहतर है कुछ देर आप उसके साथ बहिए और फिर उसको धीरे से समझा के अपने साथ वापस लौटा लाइए। लेकिन आप फर्स्ट डे से भी करेंगे ना, अगर ऐसा कोशिश की नहीं ऐसा करो, तब तो वो बिल्कुल एकदम विद्रोह पे उतारू हो जाएगा और आपको बिल्कुल नहीं सुनना चाहेगा। आपको देखते ही जी। से बोलेगा कि मुझे उनसे बस नहीं मिलना है। हम्म। है ना? तो ये चीजें जी होती हैं। तो डिपेंड करता है ये पर्सन टू पर्सन। ओके मैम, एक चीज पूछनी थी मैम, ये कॉर्पोरा क्या होता है? ब्रेन में कॉर्पोरा होता है ना एक? हाँ, ये एक्चुअली पॉर्न के एक पार्ट को शायद कहते हैं, लेकिन ये जो हमने 3 पार्ट पढ़े थे ना, पॉर्न, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा, है ना, ये 3 मेन होते हैं। फिर जैसे हमने फ्रंटल लोब्स के पढ़े थे ना, कि फिर ऑक्सीपिटल लोब, फ्रंटल लोब, ये जो 4 ब्रेन के होते हैं वो अगेन डिवाइड होते हैं। ऐसा ही इसका अगेन डिवाइड है जो हिंड ब्रेन होता है। तो चूंकि हमको उतने डीप में नहीं जाना रहता है, तो इसलिए हमने वो पोर्शन छोड़ दिया था। तो मैम लेकिन जैसे कॉर्पोरा होता है वो मतलब ये ईयर्स आईज मतलब इनसे रिलेटेड होता है, कैसे होता है? इसका एक्चुअली आप मतलब लोग को नाम नहीं जैसे ये पढ़ाया ना, आ रहा है। आप लोग को नहीं पढ़ाया ना, तो मैंने भी नहीं पढ़ा। तो ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि उस पोर्शन को मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उतना डिटेल तक हमको जाना नहीं था। बट हमारे जो हिंड ब्रेन से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है, उसमें कुछ एक्टिविटीज जो होती हैं वो ये पोर्शन हमारा ड्यूटीज को पूरा करता है। मैम ये हिंड ब्रेन का ही पार्ट है ना, पक्का मिड का तो नहीं है? नहीं नहीं, मिड का नहीं। मैम ये जो मैम हमारे मेरा टेस्ट दिया तो फेल हो गई। मैं कहा ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। एक्चुअली उतना डिटेल हमें जरूरत नहीं है ना, इसलिए हम नहीं जा रहे, क्योंकि हम एनाटॉमी वहीं तक पढ़ रहे हैं जितनी हमको जरूरत है। जैसे हमको मालूम है कि अगर 4 ब्रेन है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं और किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, खत्म। अब अगर देखें तो उसके भी अपने स्ट्रक्चर हैं, उसमें किस तरह से नर्व सप्लाई होती है, किस तरह से ब्लड कैपिलरीज रहती हैं, न्यूरॉन्स किस तरह से ज्वाइंट होते हैं, फिर कौन से केमिकल उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो काफी डेप्थ हो जाती हैं, तो उतनी चूंकि हमको जरूरत नहीं है, तो इसलिए उसको मैंने नहीं किया। नहीं मैम, डेप्थ तो इतनी है हर पार्ट की एमबीबीएस हो जाती है एक बिल्कुल पार्ट पे। वही चीज है। सो क्या होता है ना कि जैसे एक वो होता है ना झुनझुना, वो पकड़ा आपको दिया, अब बजाना आपका काम है कि आप उसको कितनी तेजी से बजाते हैं, कितनी जोर से दूर दूर तक आवाज लेके जाते हैं, है ना, वो सब आप लोग के ऊपर है। तो ये हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि अगर हम उसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए किसी चीज को आप जितने डिटेल में पढ़ेंगे समझेंगे, उतनी आपकी उस चीज पर मास्टरी होगी। एक्चुअल मास्टर क्या होता है, वही होता है ना कि जैसे हमने देखिए स्कूल में हम सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा जब बड़े मतलब 11th-12th में आते हैं तो सारे में से एक चूज करते हैं, फिर जब कॉलेज में आते हैं तो उसमें से भी थोड़ा सा पोर्शन हट जाता है और आप पॉइंटेड हो जाते हैं किसी एक, फिर जब आप पीएचडी वगैरह करते हैं तो पर्टिकुलर एक टॉपिक पर ही हो जाते हैं। तो सिर्फ किसी चीज को और अधिक आपको डेप्थ से जब पढ़ना है तो वो आपको मास्टरी करेगा, आपको आप मास्टर उसमें हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर।
मैम एक चीज और थी कि जैसे माइंड और गट आपस में रिलेटेड होते हैं, है ना? तो ये कोई एएनएस की वजह से ही होते हैं क्या? ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं उसी की वजह से होते हैं क्या ये आपस में रिलेटेड? वेगस वेन, वेगस वेगस वेन जो होती है ना, सॉरी नर्व, नर्व। वेगस नर्व, वेन नहीं नर्व। तो जो वेगस नर्व होती है ये दोनों को कोरिलेट करती है, अच्छा, तो क्योंकि ये ब्रेन पेरिफेरल से की लेके वजह से पूरा हमारा इंटेस्टाइन तक फैली हुई होती है। इसीलिए मेडिटेशन और सब चीजों में वेगस नर्व का बहुत यूज किया जाता है, क्योंकि वो देखिए डाइजेशन वेगस से रिलेटेड, लीवर वेगस से रिलेटेड, अब चूंकि वो हार्ट और लंग्स के पास से भी जाती है वेगस से रिलेटेड, तो हमारे मेजर सिस्टम ही तो ये हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम, यही तो मेन पार्ट है। और ज्यादातर बीमारी तो लोग कहते ही है ना कि आपके पेट से ही शुरू होती हैं। तो यदि आपने उस वेगस वेन पे कंट्रोल कर लिया कि वो बहुत स्मूथ चल रही है, तो आपकी काफी बीमारियां सॉल्व हो गई। क्योंकि आजकल आप देखिए डाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो बहुत अधिक लोगों में पाई जाती है किसी ना किसी तरह से। तो इसीलिए जो वेगस वेन नर्व होती है वो काफी बड़े एरिया को कवर करती है, इसीलिए उसको गट फीलिंग कहा जाता है, क्योंकि वो स्टमक के बिल्कुल पास से गुजरती है। और स्टमक में जो एक मूवमेंट होता है ना, और जो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है, वो सब भी उसके कारण ही होता है। उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल वेगस नर्व होती है। तो मैम स्पेशली वेगस नर्व को ही मतलब ट्रीट कैसे किया जा सकता है? वो तो होगा तो सब कुछ ही एक साथ ट्रीटमेंट, तो स्पेशली वेगस के लिए आजकल बहुत ज्यादा यूट्यूब वगैरह में फील्ड है देखिए पूरा। कोई भी चीज यदि हमारी बॉडी में है, तो वो अगर हम एक चीज को ट्रीट करेंगे तो वो दूसरे पर इफेक्ट डालेगी ही डालेगी, क्योंकि सारे आपस में कोरिलेटेड है। बट हम ऐसा करते हैं कि पर्टिकुलर जहाँ प्रॉब्लम है या जहाँ से हम जिस पॉइंट पे हम अपना थोड़ा सा काम करके और मैक्सिमम इफेक्ट अच्छा पाए, मैक्सिमम बेनिफिट पा सकते हैं, तो उस पर हम टारगेट करते हैं। जैसे हमने कपालभाति, कपालभाति तो हम किसके लिए कर रहे हैं? फोरहेड के लिए, है ना? लेकिन जब उसमें हम मूवमेंट करते हैं तो हमारी एब मसल्स भी स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल होती हैं। तो ऐसा ही सभी चीज है कि वो आप एक किसी चीज को टारगेट करते हैं, लेकिन इफेक्ट तो आपकी ओवरऑल पूरी चीजों पर होता है। बस ये होता है कि किसी पर जैसे 100% में से किसी पर 60 हो रहा, तो किसी पर 10 हो रहा, किसी पर 5 हो रहा, किसी पर 20 हो रहा, ये फ्लक्चुएशंस होते हैं। हाँ मैम, वो तो ठीक है कि सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट वेगस नर्व को स्पेशली कैसे टारगेट किया जाता है? एक्चुअली देखिए मेडिटेशन में ज्यादातर ये यूज करते हैं, और प्राणायाम में, दो चीजों में इसका ज्यादा यूज करते हैं। एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो उसमें तो अगर हम जैसे सामने झुके तो हमारी वेगस नर्व कॉन्ट्रैक्ट होगी ही होगी, अगर हम पीछे झुके तो स्ट्रेच होगी ही होगी, है ना? तो ये तो एक्सरसाइज में होती ही है, आप चाहो या ना चाहो। लेकिन जब हम प्राणायाम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हम एक तरह से उस व्यक्ति को ट्रांस में ले जाते हैं, और जब ट्रांस में ले जाते हैं तो हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उसका सबकॉन्शियस माइंड फॉलो करता है। ठीक है? तो हम सबकॉन्शियस माइंड को पर्टिकुलर उस जगह पर इंस्ट्रक्शन देते हैं जहां पर हमको काम करके मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो चूंकि वेगस नर्व बहुत बड़े एरिया को कवर कर रही है, तो इसलिए हम अपने इंस्ट्रक्शंस में उसका नाम ऐड करते हैं, है ना? अदरवाइज उस एरिया में छोटे छोटे बहुत सारे नर्व हैं। तो हम लोग एनाटॉमी थोड़ा सुपरफिशियली देखते हैं कि एक बड़ी चीज को पकड़ लो और वो बहुत बड़े एरिया को कवर कर ले, तो हम उसको पकड़ लें, क्योंकि हम सभी लोगों के पास लिमिटेड टाइम होता है। आप मेडिटेशन कितना करोगे? आधे घंटे, मैक्सिमम 1 घंटे। तो 1 घंटे में अगर आप चाहोगे तो बॉडी के पूरे सिर्फ नर्व के ही नाम नहीं ले पाओगे, फिर कैपिलरीज हैं, मसल्स हैं, बोन है, एंडोक्राइंस है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो मेजर जो कवर कर रहा है जो पार्ट, उनके हम नाम याद रखते हैं और उनको हम उसमें यूज करते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन।
तो चूंकि वो ठीक है। बड़े पार्ट को कवर कर रहा है और उसको ठीक करेंगे तो उसके आसपास इफेक्ट जाएगा ही जाएगा, तो वो ओके, मतलब ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। ठीक है मैम, मतलब ये मेडिटेशन के थ्रू मतलब सबकॉन्शियस माइंड को वहां ले जाना, उस तरह बिल्कुल से वो स्पेशली कहाँ पे। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। कल वीडियोस देख रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे होगा कैसे होगा, मैंने कहा आज आपसे पूछूंगी। नहीं, बिल्कुल जरूर पूछना चाहिए, और उससे काफी चीजें सभी का नॉलेज बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें नहीं मालूम होती हैं, तो एटलीस्ट हम सब उसको खोजेंगे तो कुछ नया भी मालूम पड़ेगा, तो इसीलिए क्वेश्चन तो जरूर करना चाहिए। मैम कॉर्पोरा पूछ के लाऊंगी अब अगली बार। हाँ, उसको थोड़ा आप डिटेल देखिएगा, मैं भी देखूंगी, फिर एक क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैंने भी अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ उसमें। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम जैसे जिनको हम मेडिटेशन करा रहे हैं उन्हें तो नहीं पता कि वेगस नर्व क्या होती है या कहाँ से जाती है, तो फिर उसको रिलैक्सेशन में अगर हम उसका नाम लेंगे तो वो कैसे काम करेगी? देखिए, जब हम किसी को ये आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मतलब आप गाइडेड मेडिटेशन करा रहे हैं, ठीक है, और आप उसके सब कॉन्शियस को गाइड कर रहे हैं। सब कॉन्शियस ने आपकी पूरी बॉडी को क्रिएट किया है, तो वो जितना आज के साइंस को भी नहीं मालूम होगा ना, उतना उसके सबकॉन्शियस को मालूम होगा, ठीक है। तो सबकॉन्शियस के लिए लैंग्वेज का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप उससे किसी भी लैंग्वेज में बात करिए, वो अंडरस्टैंड करेगा। किसी भी जगह का कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब वो अनलिमिटेड है, उसके पास कोई लिमिटेशंस नहीं है सबकॉन्शियस के पास। बिल्कुल वो कैसा है, जैसे एक वो होता ना अलाउद्दीन एंड मैजिक लैम्प, कि उसने से बोला जो भी उसकी विश थी, और वो जो मैजिक मैसेज जो जीनी निकला उसने बोला यस, और वो पूरा हो गया, कोई लिमिटेशंस नहीं, कोई बैरियर्स नहीं। बिल्कुल वैसा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसके लिए पूरे ब्रह्मांड में से कहीं से भी कोई भी चीज ले आना पॉसिबल है, लेकिन चूंकि हमारा वो एक्टिवेट नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में अनजान रहते हैं। और चूंकि अगर हर ये पावर हर व्यक्ति को दे दिया जाए, क्योंकि सबकॉन्शियस तो सभी के पास है, और सभी में इतना पावर है कि वो पूरे ब्रह्मांड में से कोई भी चीज ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो हमारी धरती पे तो एकदम तहलका मच जाएगा, है ना। तो इसीलिए उस पे कॉन्शियस माइंड की एक लॉक लगा हुआ है। तो क्या होता है कि सब कॉन्शियस माइंड में वही चीज इंड्यूस होती है जो कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल ऑटो सजेशन, हम बहुत नाम सुनते हैं, जो बीमार रहते हैं उनको लोग बोलते हैं कि भाई आप ऑटो सजेशन दीजिए कि मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, पूरी तरह से स्ट्रांग हूँ, है ना, लेकिन कुछ नहीं होता। आप अगर ये 10 लोगों ने ये किया होगा तो उसमें से 9 बोलेंगे कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्या होता है, आपका कॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत एक्टिवेट होता है इन जनरल, और सब कॉन्शियस पैसिव रहता है। अब कोई भी बीमार व्यक्ति ने जैसे ही बोलना शुरू किया कि मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, तो उसका कॉन्शियस माइंड तुरंत क्या बोलेगा, चूंकि वो लॉजिकल होता है, तो वो तुरंत क्या बोलेगा, क्या बेवकूफी की बात करते हो, कल डॉक्टर के पास गए थे, उसने ऐसा ऐसा बोला, ये इतने सारे जो टेस्ट रिपोर्ट रखे हैं उसको देखो, ये इतनी सारी मेडिसिन जो हैं उसको देखो, तो मैं हेल्दी हूँ ये जो थॉट है ये कॉन्शियस ने कैंसिल कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। और अगर कॉन्शियस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो सबकॉन्शियस में जाएगा ही नहीं, सबकॉन्शियस में जाएगा ही नहीं तो उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो मेडिटेशन का यही काम होता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो पहले तो उस पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से मेडिटेशन डिजाइन करते हैं कि उसकी क्या मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट है, एंड सोशल, है ना, चारों एस्पेक्ट में। फिर उसके बाद जब हमारा डिजाइन हो जाता है तो हम उसके कुछ उसमें पर्टिकुलर टेक्निक्स होती हैं, उससे हम उसके कॉन्शियस माइंड को पूरी तरह पैसिव मोड में डाल देते हैं कि वो सो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। जैसे ही वो सोता है तो सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है, तब हम जो बोलते हैं वो उसका डायरेक्ट किसमें इंड्यूस होता है, सबकॉन्शियस में। और सबकॉन्शियस चूंकि अनलॉजिकल है, उसके पास लॉजिक नहीं है कुछ भी, तो जो हम बोलते हैं वो उसमें इंड्यूस हो जाता है, वो उसके हिसाब से काम करने लगता है। तो यही मेडिटेशन है, जो गाइडेड मेडिटेशन होता है वो मेन यही है।
तो यदि आपके शब्दों में इतना पावर है कि आप उसके सब कॉन्शियस को एक्टिवेट कर सकें और कॉन्शियस को पैसिव कर सकें, तब आपका मेडिटेशन फलीभूत होगा, या आप जिसको करा रहे हैं उसको लाभ देगा, या खुद कर रहे हैं तो सिद्ध होगा। अदरवाइज सिर्फ कहने सुनने की सब बातें हैं, है ना? जी हाँ। ये कॉन्शियस माइंड को पैसिव कैसे करें? कॉन्शियस माइंड को पैसिव कैसे करें? उसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वो ऐसे शायद एक इसमें समझाना मुश्किल होगा। तो उसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। आपकी वॉइस की टोनलिटी, आपकी फ्रिक्वेंसी, आपके सेंटेंस की डिजाइन, है ना, आप जो रिलैक्सेशन करा रहे हैं वो, तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। बेसिकली ये जो आप इंस्ट्रक्टर बता रहे हो उसका बता रहे हैं कि इंस्ट्रक्टर कैसे बोल रहा है वो। लेकिन सपोज बिल्कुल। करिए मैं खुद ही मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे खुद अपने कॉन्शियस माइंड को अगर पैसिव करना है तो मैं कैसे करूँ? देखिए गाइडेड जो कभी भी अगर ये प्रोसेस में आप जाएं तो स्टार्टिंग आपको गाइडेड से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ABCD सीखना ही पड़ेगा, तभी आप सेंटेंस लिख पाएंगे, है ना? सो आपको शुरुआत गाइडेड से ही करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप गाइडेड में आपका एक मास्टरी हो जाएगी, है ना, तो आप कैपेबल होंगे कि आप खुद भी अपने कॉन्शियस माइंड को पैसिव कर सकते हैं। फिर मैम मेरा एक और क्वेश्चन है कि हमारे ड्रीम्स आते हैं, तो वो जो ड्रीम्स हैं वो सिस्टमिक और पैरासिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं, या हमारे ड्रीम्स इन सिस्टम्स को अफेक्ट करते हैं? एक्चुअली जो ड्रीम्स आते हैं वो डिपेंड होते हैं सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस पर, हमारे माइंड पर, ठीक है? और चूंकि ड्रीम्स का जो भी टाइप होता है तो उसमें भी इमोशंस होते हैं। मोस्टली ड्रीम्स जो होते हैं वो इमोशन से फुल होते हैं, क्योंकि मोस्टली ये ड्रीम्स वही होते हैं जिन इमोशंस को हम सप्रेस करते हैं या हम फ्यूचर में चाहते हैं। तो ज्यादातर वही होते हैं, या फिर वो होते हैं कि हमने कोई चीज देखी और उसका बहुत गहरा असर हमारे ब्रेन पर पड़ा। कई बार होता है ना, कुछ इंसिडेंट हम देखते हैं, सुनते हैं, तो वो कई दिनों तक भूल नहीं पाते, तो कुछ इस टाइप के होते हैं। तो चूंकि ये इमोशन से रिलेटेड होते हैं, तो इनका हमारे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट होता है। जैसे सपोज आप ड्रीम्स में यदि आप देखते हैं कि आप बहुत तेज भाग रहे हैं, डर रहे हैं, और अगर आपकी नींद खुलती है तो आप फील करते हैं आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, या कई बार पसीना पसीना हो रहे हैं, या ब्रीदिंग आपकी बहुत फास्ट है ना? तो ये ड्रीम्स के जो भी इमोशंस होते हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। मैम ये स्लीप पैरालिसिस किसलिए होता है? कई लोगों को स्लीप पैरालिसिस होता है, वो फ्रीज हो जाते हैं सोते-सोते। हाँ, एक्चुअली वो भी एक तरह का नर्वस डिजीज है कि सोते सोते उनमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। वो जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ब्रीदिंग प्रोसेस होती है ना, वो कम होने लगती है, और ब्रीदिंग कम होने के कारण ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती है, तो वो जो पोजीशन हो जाती है वो पैरालिसिस टाइप हो जाती है। तो ऐसे लोगों को अक्सर एक मशीन दी जाती है, उस मशीन को वो लोग लगाकर सोते हैं जिससे कि ऑक्सीजन की कमी ना हो और ब्रीदिंग सोते समय प्रॉपर रहे। तो ये है हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी, कि जिसमें चूंकि हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल यही करता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, है ना? तो ये मैम जो है ये जो है ये मतलब स्नोरिंग से रिलेटेड भी है? स्नोरिंग से भी रिलेटेड है, क्योंकि कई बार जब बहुत अधिक स्नोरिंग होने लगती है ना तो ब्रीदिंग कम हो जाती है। ब्रीदिंग कम होती तो ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती है। तो ये स्नोरिंग भी एक रीजन है, सिर्फ स्नोरिंग से ही नहीं है, बट स्नोरिंग भी एक रीजन है इसका। मैम इसका कोई उपाय? इसमें मोस्टली वो होता है, एक मशीन आती है छोटी सी, उसको लोग लगाते हैं जिससे रात में ब्रीदिंग प्रॉपर हो। तो मोस्टली इसका वही होता है उपाय। और कुछ स्नोरिंग कम होने के कुछ लोग ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ मेडिसिन इसमें दी जाती हैं कि जिससे आपके जो ब्रोंकियाई ब्रोंक्यूल्स वगैरह हैं ये सब नॉर्मल रहें, रिलैक्स्ड रहें।
तो इस तरह के इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं। कभी ऐसा होता है कि सोते टाइम पे हाथों में झुनझुनी, हाथ पैरों में झुनझुनी आ जाती है या सुन्नपन आ जाता है, तो ये किस कारण से होता है? ये भी ऑक्सीजन की कमी से होता है? ये एक्चुअली आपके सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है कि आपके बॉडी का वो ऑर्गन है, वो कुछ ऐसे पोजीशन में है कि वहां पर सर्कुलेशन की कमी हो गई है, और ब्लड सर्कुलेशन की कमी होने के कारण नमनेस हो जाती है। जैसे उसके लिए बहुत देर क्या तक अगर सपोज ऐसा हम हाथ करके और उस पर सिर रख लेते हैं तो हाथ में झिनझिनी, तो मतलब यहाँ सर्कुलेशन कम हो गया है आपका, तो आपका इट मीन्स ये कि आपके सोने का पोस्चर सही नहीं है। तो सबसे पहले जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये जरूरी होती है कि वो अपने पोस्चर पे ध्यान दे कि वो सो रहा है तो किस पोस्चर पे सो रहा है ना? और उसको पहले ठीक करें जिससे सर्कुलेशन सोते समय भी प्रॉपर रहे। जी अच्छा, आरती जनरली जी। सोने का पोस्चर होता है और किसी को लगता है हाँ, कि मैं राजा टाइप हूँ, किसी को लगता है कि, तो ये क्या उनके सबकॉन्शियस से रिलेटेड होता है? आरती जी रिपीट कीजिए, शुरू में आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। जैसे कई लोग को पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, मतलब वो जो एक्चुअल में है उससे डिफरेंट अपने आप को फील करते हैं। जैसे किसी को लगता है कि मैं हूं तो मुझे ऐसे मतलब हुक्म चलाना चाहिए, मतलब मैंने इस तरीके के लोग देखे हैं। तो उनका क्या वो सबकॉन्शियस से लाइफ चल रही होती है उनकी? एक्चुअली ये मेंटल डिसऑर्डर है ना? तो ये उनके नर्वस सिस्टम, ब्रेन की बीमारी है ये, है ना? तो इसमें सबकॉन्शियस का कोई रोल नहीं होता है, उनके ब्रेन में केमिकल्स का प्रॉब्लम होता है, और वो केमिकल्स जो ब्रेन में बनते हैं वो प्रॉपर बैलेंस्ड ना होने के कारण, इसको मल्टीपल पर्सनालिटी भी बोलते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं, डुअल पर्सनालिटी भी बोलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे इसके नाम हैं। तो वो एज्यूम करने लगता है व्यक्ति कि मैं ऐसा हूँ और मेरे सराउंडिंग ऐसा है। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया राजा का, तो वो फिर उसकी हर चीज ऑर्डरिंग वे में होगी, रिक्वेस्टिंग वे नहीं रहेगी। तो इस तरह के वो एक अपनी मतलब एक वो कल्पनाएं करने लगता है, और ये सारी चीजें ही आगे बढ़ के ये सीजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये इन सब का रूप ले लेती हैं। स्टार्टिंग तो छोटी छोटी चीजों से ही होती है। मेंटल जितने भी डिसऑर्डर हैं वो बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरू होते हैं। इवन इतने से भी शुरू होते हैं कि अगर हम मान लीजिए कोई कॉमेडी सीरियल देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे साथ एक व्यक्ति बैठा है, उसके फेस पे मुस्कुराहट भी नहीं आती है, और एक बार नहीं कई बार ऐसा होता है। एक आध बार तो हो सकता है वो अपने कुछ स्ट्रेस में हो, कुछ अलग अपना उसका काम चल रहा हो, लेकिन कई बार होता है, तो इट मीन्स उसके कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, और हमको उसी पॉइंट पर अलर्ट होना चाहिए। इन जनरल क्या होता है, जैसे हमारे बच्चे हैं तो हमेशा उनसे पूछते रहना चाहिए, भाई भविष्य में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। अब भविष्य के बारे में अगर कई बार ऐसा होता है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे अब तो बस कुछ भी नहीं करना, तो वो एक अलार्म है खतरे का। क्योंकि जब भी आपकी आंखों के सामने, अभी आप 2 मिनट के लिए सोचिए आपका भविष्य, कुछ ना कुछ आपके सामने पिक्चराइज होगा। या तो आपके बच्चे हैं तो उनको बहुत अच्छा कैरियर देना, या उनकी शादी करना, या वॉटएवर जो भी हो, या आपका ही कोई ड्रीम है तो वो, लेकिन भले ही वो पूरा हो ना हो सेकंड मैटर है, लेकिन वो एक पिक्चर जैसे आपके सामने आएगा, है ना? लेकिन जिस दिन वो पिक्चर आनी बंद हो जाती है उस दिन आप पहला बीज पड़ जाता है सुसाइडियल टेंडेंसी का। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, है ना? तो ये चीजों को हमको एनालिसिस करना चाहिए। जैसे स्ट्रोक आता है, ब्रेन स्ट्रोक, तो उसमें अक्सर क्या सिम्टम होते हैं कि एक हल्की सी लड़खड़ाहट तो होती है, व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। हम भी सोचते हैं कि चलो कहीं पैर फंस गया होगा या हल्का सा ट्विस्ट हो गया होगा, लेकिन यदि उस समय हम ऑब्जर्व करें कि वो प्रॉपर हंस पा रहा है कि नहीं, अपने हाथ प्रॉपर ऐसे ऊपर उठा पा रहा है कि नहीं, ढंग से बोल पा रहा है कि नहीं, पूरा सेंटेंस हम जो बोल रहे हैं वो पूरा सेंटेंस वो रिपीट कर पा रहा है कि नहीं, समझ पा रहा है कि नहीं,
तो हम उसी पॉइंट पे उसको पकड़ सकते हैं कि ये नॉर्मल लड़खड़ाहट है या स्ट्रोक है। तो जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, इनके लिए अलर्टनेस बहुत जरूरी है। जी हाँ, बोले। कभी कभी तो बच्चे ये भी नहीं मतलब किसी पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ये नहीं समझ पाते कि हमें आगे जाके क्या करना है, खुद मतलब कंफ्यूज रहते हैं। तो उसके लिए क्या करें? इस कारण से ये कंफ्यूजन अलग स्थिति है, क्योंकि ये कंफ्यूजन में पेरेंट्स लाते हैं, बच्चे नहीं रहते। बच्चे को तो अगर आप बहुत छोटे में पूछो ना, तो वो 2 साल 3 साल का भी बच्चा बोलेगा मुझे ये बनना है, भले ही वो इन्फ्लुएंस रहे किसी से भी। अगर उसके आसपास मान लीजिए बहुत डॉक्टर्स हैं, तो वो बोलेगा डॉक्टर बनना। यदि उसने कोई बहुत अच्छी सी मूवी देखी जिसमें इंस्पेक्टर का बहुत अच्छा काम था, तो बोलेगा मैं तो इंस्पेक्टर बनूंगा। तो ये आंसर तो हर बच्चा बहुत छोटे से तुरंत देता है, लेकिन उसको कंफ्यूज हम कर देते हैं। जब उसने बोला नहीं नहीं मैं तो एक अच्छा नेता बनूंगा, अरे कहाँ ये चक्कर में पड़ रहे, तुम तो पढ़ाई अच्छे से करो, इंजीनियर बनो। क्यों नहीं हम उसको प्रमोट करते कि हाँ अच्छे नेता की भी तो जरूरी है। नहीं मैम, मेरी बेटी जैसे 14 ईयर की है, मैं उससे पूछती हूँ तुझे क्या बनना है, कुछ तो बोलो। नहीं मैं तो आपके लिए स्कूल जा रही हूँ, आपके लिए पढ़ रही हूँ, आपके लिए मार्क्स ला रही हूँ। उसका हमेशा यही आंसर रहता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब उसकी और कोई हॉबी होगी बचपन की जो वो पूरी नहीं कर पाई होगी। सपोज उसको सिंगिंग बहुत अच्छी लगती होगी और उसने बहुत सिंगिंग में टाइम दिया होगा, उस समय आपने यूज किया होगा कि चलो पहले पढ़ाई करो, ये सब बाद में करना, तभी आज आप ये उससे उत्तर पा रही हैं। आप उसकी किसी ना किसी हॉबी को आपने सप्रेस किया है ना। तो ये बहुत बहुत बारीक चीज है। उसको म्यूजिक का शौक है तो मैं उसको ड्राइंग का शौक है तो मैंने उसमें भी पूरा सपोर्ट करती हूँ, एनकरेज करती हूँ। लेकिन उसका आंसर यही रहता है मैं आपके लिए जा रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बनूंगी। अभी तो फिलहाल ये है कि मुझे 9th पास करना है और एक इजी लाइफ चाहिए, मुझे हाई तौबा नहीं चाहिए लाइफ में। देखिए, जब हम किसी भी व्यक्ति को सप्रेस करते हैं ना, तो सालों करते हैं। हो सकता है वो जब 3rd क्लास में रही होगी ना, या 2nd क्लास से, तब से आपने ये एक्टिविटी चालू की होगी। अब 6-8 साल तक ये एक्टिविटी चल रही है और हम चाहते हैं चेंज बिल्कुल मैजिक की तरह हो जाए, हम ऐसा क्लिक करें और चेंज हो जाए। नहीं, अगर आपने 6 साल तक ये किया तो आपको 12 साल देने पड़ेंगे उसको चेंज करने के लिए, क्योंकि चेंज बिगाड़ना कोई भी चीज को बहुत ईजी होता है, लेकिन उसी चीज को संवारना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको उतना ही पेशेंस, उतना ही टाइम देना पड़ेगा और उतना लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हम में वो पेशेंस नहीं रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। हम सब क्या चाहते हैं, हायर पोस्ट पर हो, अच्छा जॉब हो, अच्छा पैकेज हो। अच्छा इंसान क्यों नहीं हो, क्या दिक्कत है अच्छा इंसान बनने में बच्चों की? नहीं करेगा ना। आज तो देखो 10,000 भी जिसको मिलते हैं वो भी नाम का वो खाना तो खाता है ना। और अगर मैक्सिमम हमारे खाने और बेसिक जरूरतों को देखें तो 20 से 25,000 रुपए सफिशिएंट होते हैं बेसिक नीड्स के लिए। बाकी तो क्या हम सिर्फ चॉइस में खर्च करते हैं कि भाई जर्नी करनी है तो हम तो बाई फ्लाइट जाएंगे, तो वो हमारा स्टेटस है। अगर किसी ने बोल दिया बाय ट्रेन, अरे ट्रेन से, अभी इस समय भी ट्रेन से जर्नी करते हैं, ऐसे ही होंगे। सो ये हमने क्रिएट किए हैं। तो जब तक हम क्रिएट करेंगे तो जो हम चीजें करेंगे उसके परिणाम भी हम भुगतने के लिए तैयार रहें। उसमें हम क्यों किसी दूसरे को दोष देते हैं, है ना। जो बोया है उसको काटना तो चेंजेस हो पड़ेगा। गए ये डांसिंग सिंगिंग से हटके ना। बच्चे अब कहते हैं अब यूट्यूबर बनेंगे, इतने लाइक्स और इतने सब्सक्राइब होंगे तो इतने पैसे मिलेंगे। तो उसके लिए वो कैसे प्रमोट किया जा सकता है? और वो अजीबो गरीब वो स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाते हैं। कभी कुछ, मेरा भतीजा बन गया स्टैंड अप कॉमेडियन, मेरा बेटा भी उसी राह पे है। कीजिए, कुछ समय बाद ऑटोमेटिक जब सक्सेस उसमें नहीं मिलेगी तो वो खुद ही चेंज कर लेंगे अपना डायरेक्शन, क्योंकि बड़े बच्चों को खुद को भी इतना समझ आता है। चलिए, सक्सेस मिल रहा है लोगों को, इसके बाद हम टाइम चूंकि हो गया है तो अब हम नेक्स्ट इसमें लेते हैं, ठीक है।